नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। तर्क ज्ञान पर इस वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कैसे करें और उसके लिए हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, और इन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इस वीडियो को आपसे अनुरोध यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं और प्रतिभाग कर रहे हैं। और यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता शिवाजी भोसले होने जा रही है, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और साथ ही साथ जो अन्य फ्रेशर डिबेटर्स हैं, वो सभी जो अन्य संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं, वहां वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो इस वीडियो को देखें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप डिबेटर से बात करेंगे तो ये कहेगा कि संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता थोड़ी सी कठिन है और उसमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे उस प्रतियोगिता में। तो कौन से वो नियम है? सर देखिए, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम एक ऐसी प्रतियोगिता, संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जो इसमें कि जिसकी संरचना कुछ नियमों को बनाकर की गई है और उसको कि वक्ता को नियमों का पालन करते हुए अपनी बात रखनी होती है। उसमें 4 वक्ता होते हैं: नेता पक्ष, उपनेता पक्ष, नेता विपक्ष, उपनेता विपक्ष। इन सभी की अपनी अपनी भूमिका है। ऐसा नहीं कि जो भूमिका नेता पक्ष निभा रहे हैं वही भूमिका उपनेता विपक्ष भी निभाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपनी बात नहीं रखनी है। तो क्या है इनकी भूमिका, एक एक की भूमिका समझेंगे, और यदि आप इन सभी की भूमिकाएं समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और परिणाम आपके अनुकूल होंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जब डिबेट शुरू होता है संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता में, तो उसमें जो निर्णायक बैठा है, निर्णायक की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि निर्णायक का दायित्व है कि अपने दिमाग में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या किसी भी प्रकार के पूर्व विचारों को लेकर ना बैठे उस विषय से संबंधित जो कि डिबेट हो रही है। क्योंकि निर्णय जो देना है वो दोनों टीमों द्वारा जो कहे गए बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद ही देना है। अपनी तरफ से कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं लगाएगा निर्णायक। इसलिए अब हम एक एक वक्ता की भूमिका पर बात करेंगे। सबसे पहले नेता पक्ष। नेता पक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि नेता पक्ष ऐसे वक्ता हैं जो कि विषय को आरंभ करते हैं, डिबेट को शुरू करते हैं, और उनका यह दायित्व है कि डिबेट किस दिशा की ओर बढ़ेगी यह मार्ग वह प्रशस्त करें, और मूल बिंदुओं जो कि उनके विषय, उनके पक्ष की हैं, मूल बिंदुओं को, मूल तर्कों को जरूर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण तर्क आप बाद के लिए बचाकर रखें और बाद में आप बोले नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है उसे आप सबसे पहले देना है। तो नेता पक्ष की भूमिका यह है कि उन्हें अपने जो मजबूत तर्क हैं उन्हें सबसे पहले प्रारंभ में ही रखने हैं, ताकि एक मजबूत कंक्रीट लॉजिक जो है आप विपक्ष के सामने रख सकें। और फिर बात आती है नेता विपक्ष की। देखिए, नेता विपक्ष की बात यह है, नेता पक्ष को सिर्फ अपने वक्तव्य में यह साबित करना है कि जिस पक्ष का वो समर्थन कर रहे हैं वह सही है। लेकिन नेता विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वह इस नजरिए से कि उन्हें सिर्फ अपनी बात को नहीं रखना है, उन्हें सामने से जो नेता पक्ष ने कहा है उनकी बातों का खंडन भी करना है। तो दोहरा दायित्व इसमें निभाना पड़ेगा नेता विपक्ष को। इसलिए नेता विपक्ष बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नेता पक्ष की बातों का खंडन भी करना है, प्लस में अपनी जो बात है, विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष के कुछ बिंदु होंगे, विपक्ष के कुछ तर्क होंगे, उन्हें रखना पड़ेगा। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखें कि सिर्फ अपनी बात नहीं रख करनी है हमें, कि हम नेता विपक्ष हैं तो विपक्ष ऐसा मानता है, हम ये बिंदुओं को मानते हैं, आपने वो बात रख दी, लेकिन खंडन कौन करेगा नेता पक्ष की बातों का? नेता पक्ष के तर्कों को काटेगा कौन? आपको ही काटना है। तो अगर आप ऐसा ध्यान रखते हैं और उन तर्कों को काटने का प्रयास करते हैं तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। उसके बाद उपनेता पक्ष की बारी आती है, तो उपनेता पक्ष का दायित्व भी बढ़ जाता है।
नेता पक्ष ने कुछ बातें रखी, नेता विपक्ष ने उनका कुछ खंडन किया और नेता विपक्ष ने कुछ नई बातें रखी हैं विपक्ष की तरफ से। अब उपनेता पक्ष का दायित्व यह है कि जो उनके नेता अर्थात नेता पक्ष ने जो बातें कही हैं उनको फिर से स्थापित करें यदि उनका काट किया गया है, और कुछ नए बिंदु लेकर आए। और विपक्ष ने जो चीजें उठाई हैं या जो आपत्तियां उठाई हैं, जो तर्क दिए हैं, उनका खंडन भी करना है, नए बिंदु भी लेकर आने, अपने नेता की बात को भी आगे बढ़ाना है। अब आ जाते हैं उपनेता विपक्ष की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे ज्यादा तकनीकी नियमों में बंधे हुए व्यक्ति उपनेता विपक्ष है। नेता पक्ष तो शुरू ही करेंगे, नेता विपक्ष खंडन करेंगे, नए बिंदु लेकर आएंगे। उपनेता पक्ष नए बिंदु लेकर आ सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, कही गई बातों को फिर से रिपीट कर सकते हैं। उपनेता विपक्ष की भूमिका इतनी गंभीर है कि उसे हमें बहुत गंभीरता से निभाने की आवश्यकता है। नए बिंदु नहीं लाएंगे आप, क्योंकि नए बिंदुओं का महत्व या लाभ आपको तब मिलेगा जब आप उन नए बिंदुओं को सिर्फ वक्तव्य में नहीं रखेंगे। उन नए बिंदुओं को आप यदि प्रश्नोत्तरी चरण में भी उठाते हैं, ताकि विपक्ष यह कह सके कि हमने जो बिंदु वक्तव्य में कहे वो हमने प्रश्नोत्तरी चरण में भी उठाए, तो पक्ष के पास ये कोई कहने के लिए कोई बहाना नहीं रहेगा कि आपने जो उपनेता पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में बिंदु उठाए थे उसका जवाब देने के लिए हमारे पास समय नहीं था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए यदि उपनेता विपक्ष, पहली बात वो लेकर ना आए तो ज्यादा बेहतर है, यदि लेकर आते हैं तो उससे क्वेश्चन आंसर में उठाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखें, एकदम से नया पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर हम नया बिंदु लेकर आ रहे हैं तो हमें जो पूर्व के 3 वक्ता बोल कर गए हैं उनमें हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा उस बिंदु के साथ। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप बोल तो देंगे, लेकिन उसका जो वेटेज मिलना चाहिए, जो नंबर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनेता विपक्ष के बाद पक्ष के पास कोई वक्ता नहीं है जो उनका काउंटर कर सके या उनके बारे में जवाब दे सके। इसलिए जो नया बिंदु लेकर आया है विपक्ष, उसे जरूरी है कि वह जो है प्रश्नोत्तरी चरण में पूछे। और जब प्रश्नोत्तरी चरण में पूछेगा तो निर्णायक के ध्यान में रहेगा, ये आप नोट करा सकते हैं कि हमने जो बिंदु कहे थे उसे हमने प्रश्नोत्तरी चरण में भी पूछा, जिस समय पक्ष के पास यह अवसर था कि हमारे उस बिंदु का जवाब दे सके। और ये बात आप ध्यान रखें कि निर्णायक जो बैठा है, निर्णायक बातों को नोट कर रहा है, तो इसलिए यह ध्यान रखें कि अपने व्यवहार को भी संतुलित रखें। बहुत ज्यादा आक्रामक होने की, चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं है। बिंदुओं को रखिए, तर्कों को रखिए, आराम से, सहजता से रखिए और असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। और जितने भी वक्ता हैं एक दूसरे की गरिमा का, सम्मान का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि निर्णायक को यह बात पसंद नहीं आएगी, आप बहुत आक्रामक शैली में बोल रहे थे और सामने वाले वक्ता की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख रहे थे। इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे वक्तव्य तक। प्रश्नोत्तरी चरण में आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही प्रश्न पूछें जिससे कि आपका भार, चाहे आप पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, प्रश्नोत्तरी चरण में प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि आपका भार ज्यादा जस्टिफाई हो, या आप कह सकते हैं कि आपका भार मजबूत हो। यदि पक्ष सिर्फ नाम के लिए प्रश्न पूछता है तो जरूरी नहीं है। हमें ऐसा प्रश्न पूछने हैं जिससे हमारा भार मजबूत हो, जो हमने तर्क वक्तव्य में कहे हैं वो वक्तव्य हमारा मजबूत हो, ऐसे प्रश्न पूछने हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पूछते समय छोटे अगर प्रश्न पूछे, सटीक प्रश्न पूछे। मान लीजिए आपने एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब नहीं मिला, तो आप एक बार फिर और पूछ लीजिए। उसके बाद आपको वही प्रश्न रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्णायक भी ये नोट कर रहा है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक बार हमने प्रश्न पूछा लेकिन उसका जवाब वो कुछ और ही दे रहे हैं, ये बात निर्णायक नोट कर रहा है। तो कुछ वक्ताओं को हमने देखा है कि जब वो प्रश्न पूछते हैं उनका वो जवाब नहीं मिलता जो वो उम्मीद कर रहे होते हैं, तो बार बार उसी पे पॉइंट करते रहते हैं, जिससे समय व्यर्थ चला जा रहा होता है। तो इतना समय हमें व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, हमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि निर्णायक वहां नोट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो प्रश्नोत्तरी चरण में इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि जब आप प्रत्युत्तर भाषण देने के लिए आते हैं, किसी प्रकार का नया बिंदु नहीं लेकर आएंगे। नया बिंदु लाने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन उसका फायदा जीरो है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। नुकसान सिर्फ इतना हो सकता है कि निर्णायक के सामने आपकी छवि ऐसी बन सकती है कि आप बोलना चाह रहे थे लेकिन आप मुख्य वक्तव्य में नहीं बोल पाए, या आप
डिबेट को उस तरीके से नहीं लेकर चल रहे हैं, तो नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। पॉजिटिव में इसमें कुछ नहीं है, कोई भी नया बिंदु नहीं है। तो प्रत्युत्तर भाषण कैसे दें? प्रत्युत्तर भाषण में आपको यह समराइज करना होता है, क्रक्स देना होता है डिबेट का, अपने पक्ष का, कि जैसे हमने जो डिबेट की है उस डिबेट में हमने क्या क्या मूल बिंदु कहे और विपक्ष या पक्ष हमारे बिंदुओं के सामने किस तरीके से उसने जो बातें कही हैं वो नहीं टिकती है और हमारे तर्क, हमारे बिंदु ज्यादा मजबूत है। यही बात एक क्रक्स के रूप में, समरी के रूप में रखना होता है। ज्यादातर 1 या 2 मिनट का प्रत्युत्तर भाषण होता है, तो हमें यही चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो इस प्रकार यदि आप इन नियमों का, इन तकनीकों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें। बहुत सारी तर्क वितर्क प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उनमें जो इतने भी फ्रेशर्स हैं उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं, आपसे अनुरोध है, तो ताकि वो चीजों को समझें और बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे अनुरोध यही है कि अगर और भी कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो तर्क कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका जो है हम पूरी तरीके से उस पर प्रतिक्रिया देंगे।